बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम SAP1 के कंपोनेंट्स को कंपोनेंट वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे और ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में देखेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास एक W बस होती है जिसके थ्रू सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये जो W बस होता है इसकी जो बिट होती है वो 8 बिट की होती है और ये कैरी करता है डेटा को और एड्रेसेस को अमंग द कंपोनेंट्स। ठीक है, या आप कह सकते हो कि ये कंपोनेंट्स होते हैं प्रोग्राम काउंटर से लेकर बाइनरी डिस्प्ले तक। ये W बस के थ्रू डेटा को और एड्रेसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेसेस जनरेट करता है फ्रॉम 0 to 15। ठीक है, हमने कहा था कि आपका जो रैम होता है वो 16 बाइट्स का होता है जिसमें 0 to 15 मेमोरी लोकेशंस होते हैं। हर एक लोकेशन आपके पास 1 बाइट का होता है, या आप कह सकते हो कि एक ब्लॉक ऑफ रैम जो है वो 8 बिट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से देखा था। सो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, रैम के हर लोकेशन या ब्लॉक ऑफ मेमोरी के अगेंस्ट एड्रेसेस को जनरेट करता है। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम काउंटर फर्स्ट एड्रेस को जनरेट कर लेता है तो वो एड्रेस आपका मूव कर जाता है इनपुट एंड मार रजिस्टर में। ठीक है, और जैसे ही ये यहाँ पे मूव कर जाता है तो फिर उसके बाद प्रोग्राम काउंटर आपका इंक्रीमेंट हो जाता है और इंक्रीमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है उसकी तरफ वो पॉइंट करता है। मार रजिस्टर जो है ये इनपुट लेता है प्रोग्राम काउंटर से और जैसे ही एड्रेस प्रोग्राम काउंटर से मार में लोड हो जाता है तो जो एड्रेस आपका मार में होता है तो उस एड्रेस में पड़ी इंस्ट्रक्शन जो रैम में होती है वो एक्शन में आती है, या आप कह सकते हो कि वो इन्वोक हो जाती है और इन्वोक होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन आपकी लोड हो जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, रैम को हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। सो अभी यहाँ पे इसको दोबारा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमने कहा कि सबसे पहले आपका प्रोग्राम काउंटर एड्रेस जनरेट करता है, वो मूव हो जाता है इनपुट एंड मार रजिस्टर में। जैसे ही आपका यहाँ पे जो एड्रेस अपीयर हो जाता है तो उस एड्रेस में वो एक्चुअल में रैम का एड्रेस होता है। तो जो एड्रेस यहाँ पे होता है तो उस एड्रेस में पड़ी इंस्ट्रक्शन जो होती है रैम की वो आप कह सकते हो कि एक्टिवेट हो जाती है और वो आपकी कॉपी हो जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो 8 बिट की होती है। आप कह सकते हो कि यहाँ से 8 बिट आते हैं और 8 बिट इंस्ट्रक्शन जिसमें वो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो रिसीव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो जो 8 बिट्स होते हैं वो आपके स्प्लिट हो जाते हैं 4 के बिट्स में, और वो जो 4 बिट्स का वो जो पहले 4 बिट्स होते हैं वो आपका जो ओप कोड जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो आपका फॉरवर्ड हो जाता है कंट्रोलर सीक्वेंसर को। ठीक है, इस पाथ के थ्रू, ये जो आपको ये वाला 4 नज़र आ रहा है, और जो बाकी 4 बिट्स के इंफॉर्मेशन होते हैं वो यहाँ से कॉपी हो जाते हैं वापस इस लिंक के थ्रू इनपुट एंड मार रजिस्टर में। ठीक है, ओके, जिस तरह मैंने कहा कि जो 8 बिट की इंफॉर्मेशन आती है रैम से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तो वो स्प्लिट होके 4 के बिट्स में। ठीक है, तो उनमें से वो जो 4 बिट की इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपका ओप कोड रिप्रेजेंट करता है वो मिलता है कंट्रोलर सीक्वेंसर को, और वो जो दूसरे 4 बिट्स होते हैं वो इस बात के थ्रू जाके स्टोर हो जाते हैं इनपुट एंड मार रजिस्टर में। ठीक है, फिर इन 4 बिट्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपका जो कंट्रोलर सीक्वेंसर है वो इन कंपोनेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या आप कह सकते हो कि डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन और द ओप कोड रिसीव्ड बाय द कंट्रोलर, तो उसकी बेस पे आपके ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होते हैं, या आप कह सकते हो ट्रिगर होते हैं, या इनेबल होते हैं, या इन्वोक होते हैं। और फिर कंपोनेंट्स के बीच में जो वैल्यूज़ होती हैं हर एक कंपोनेंट कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू को गेट कर लेता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अकोमुलेटर रजिस्टर होता है, इसकी जो लेंथ होती है 8 बिट की होती है। ठीक है, और ये आपका एक कंटेनर होता है जो कि ऑपरेंड को होल्ड करता है। ठीक है,
और ये आपका एक जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, ठीक है। जब भी अक्यूमुलेटर में वैल्यू लोड होती है, ठीक है, तो इसमें और दूसरी वैल्यू होती है, हमने लास्ट वीडियो में कहा था बेस बी रजिस्टर में, ठीक है। सो एडर और सब्ट्रैक्टर इन दोनों रजिस्टर में पड़ी वैल्यूज़ को कंसिडर करके उसको फिर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पर अक्यूमुलेटर में जो 8 बिट की इंफॉर्मेशन है वो देखो एडर को रिसीव हो रही है, और जो बी रजिस्टर में भी जो 8 बिट का जो दूसरा ऑपरेंड स्टोर है वो भी आपके एडर और सब्ट्रैक्टर को रिसीव हो रहा है, ठीक है। सो अक्यूमुलेटर क्या करता है, ये आपके पास 8 बिट का जनरल पर्पस रजिस्टर है, ठीक है, जो कि आपके पास इनपुट वैल्यूज़ को ऑपरेंड को होल्ड करता है, और जब एडर और सब्ट्रैक्टर आपके अपने कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शंस परफॉर्म कर देते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो अक्यूमुलेटर में टेम्पररी उस पर आपका स्टोर हो जाता है। एडर और सब्ट्रैक्टर आपके पास हमने डीएलडी में काफ़ी डिटेल से पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एक्शंस परफॉर्म होते हैं। जो एडिशन होता है वो सिंपली a प्लस बी होता है, और आपकी जो सब्ट्रैक्शन होती है वो आपकी यूजिंग टूज कंपोनेंट होती है। सबसे पहले b का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिया जाता है, और आपको पता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होता है, b के बिट्स को इन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो b बार नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये b का वंस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। फिर उस b कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 जब ऐड हो जाता है उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ, तो फिर ये आपका कोरिस्पॉन्डिंग हो जाता है b का 2's कॉम्प्लीमेंट। तो फिर b का 2 कॉम्प्लीमेंट आपका ऐड होता है a के साथ, ठीक है। तो इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन होती है वो यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, और ये उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और अक्यूमुलेटर जो होता है ये एडर और सब्ट्रैक्टर जो हैं ये आपके अक्यूमुलेटर और बी रजिस्टर को कंसिडर करते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद बी रजिस्टर है, जिस तरह मैंने कहा कि ये आपके पास एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, और ये सेकंड ऑपरेंड को होल्ड रखता है, वैल्यू को होल्ड रखता है, ठीक है। और इस रजिस्टर की वैल्यू यूज़ करता है एडर या सब्ट्रैक्टर। यहाँ से आप देख रहे हो जो बी रजिस्टर है जिसकी जो 8 बिट का है वो अपने 8 बिट्स शेयर कर रहा है एडर और सब्ट्रैक्टर को, वो यहाँ से इनपुट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था जब एडर और सब्ट्रैक्टर आपके अक्यूमुलेटर और बी रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता है तो रिजल्ट आपका स्टोर होता है अक्यूमुलेटर में, ठीक है। सो ये यहाँ पे आप देखें, जब ये यहाँ पे एडिशन हो जाती है तो ये 8 बिट्स का जो रिज़ल्ट होता है वो आके अक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है, ये एरो देखें, और फिर आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम उस रिज़ल्ट को बाइनरी डिस्प्ले में शो करते हैं तो फिर उस अक्यूमुलेटर में पड़ी वैल्यू को जो 8 बिट का रिज़ल्ट होता है वो यहाँ से इस बात से आके सिस्टम बस से वो आके आउटपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। सो आउटपुट रजिस्टर जो होता है वो आपके आउटपुट को होल्ड करता है, और ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। और इसके बाद है बाइनरी डिस्प्ले। बाइनरी डिस्प्ले आपका कनेक्टेड होता है, ये आपका कोई भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले, कोई भी आप कह सकते हो कि हार्डवेयर हो सकता है जो कि आपके डेटा को आउटपुट करता है, ठीक है, और ये कनेक्टेड होता है आउटपुट रजिस्टर के साथ। तो जो भी 8 बिट का डेटा होगा आउटपुट रजिस्टर में वो यहाँ बाइनरी डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे आप SAP1 का प्रोग्राम लिखते हो कोई गिवन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, और कैसे आप कोड लिखते हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हर इंस्ट्रक्शन का जो इक्विवेलेंट मशीन कोड होता है वो कैसे जनरेट होता है, और फिर वो आपकी मेमोरी में कैसे मैप होता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।